कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। हमारे साथ हैं आज सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी। शांतनु जी बहुत ज़माने बाद आए हैं प्रोग्राम में अपने, बहुत स्वागत शांतनु जी आपका भी। आज आपको अगर उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहा है सब कुछ राजनीतिक ये समझना है तो प्रोग्राम आप तसल्ली से बैठ के देखिएगा। और मुझे लग रहा है आज हमने जो डिस्क्लेमर चलाते हैं आज ये सार्थक होने वाला है कि ठेस पहुंचाना हमारी मंशा नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश में गजब गजब चीजें हो रही हैं भाई। अखिलेश यादव को सनातन की रक्षा की चिंता हो रही है। योगी आदित्यनाथ किसी को कालनेमी कह रहे हैं। शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य मुख्यमंत्री को औरंगजेब कह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आने वाला। लेकिन कुछ जो हो रहा है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों है। तो और इसके बीच में यूपी में 1 साल में चुनाव है, अभी बिहार का चुनाव निकला है। बीजेपी ने यूपी और बिहार चुनाव का क्या कनेक्शन बताया और क्या परेशानी बताई अखिलेश यादव जी के, और उसमें कितनी सच्चाई है ये भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बहुत से लोगों ने कहा कि ये शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्यों वहां धरने पर बैठे। हालांकि वो उसको धरना नहीं कह रहे, लेकिन वो है धरना ही। माघ मेला प्रयागराज में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं सारा विवाद कैसे उठा था। वो जाना चाह रहे थे स्नान के लिए, वो बग्गी पर थे, वहां प्रशासन ने रोका, धक्का मुक्की हुई। उनका आरोप है मेरे शिष्यों के साथ मारपीट हुई। उसके बाद उनको प्रशासन ने नोटिस दिया कि आपकी वजह से अव्यवस्था फैली है, क्यों ना, और दूसरा नोटिस देकर के कहा क्यों ना आपको हम मेले में आना प्रतिबंधित कर दें। सारी बातें तो एक बहुत दूर बात निकल गई है। अच्छा, जो इस सब का पॉलिटिकल रेलेवेंस जो है वो भी हम आपको बताएंगे। ये इतनी छोटी घटना नहीं है, इसका एक रिएक्शन भी हो रहा है दोनों तरफ के लोगों के बीच में। तो शांतनु जी ने कुंभ में बहुत काम किया, बल्कि कैंप ही किया था आपने तो कुंभ में 1 महीना आप वहीं रहे थे। तो मैं ये पहले ये दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूँ, ये उनको शंकराचार्य वो जो भी बयान देते हो वो कुछ पॉलिटिकल रुख भी रखते हैं, सब जानते हैं। मोदी जी के लिए भी क्या बोलते रहे, योगी जी के लिए क्या बोलते रहे, कुछ नया नहीं है जो भी अभिमुक्तेश्वर जी कहते हैं। क्या हो गया इस बार ऐसा उस एक घटना के बाद कि उनको शंकराचार्य मानने उनके होने पर सवाल उठा दिया गया, प्रशासन नोटिस दे रहा है उनको? देखिए, वो मेरे ख्याल से एक मौके का ही इंतजार था, वो कभी ना कभी नोटिस जाना ही था। देखिए, मैं जैसे आपके टीवी पे बाबा रामदेव को देखता हूँ, मुझे योग का ज्ञान मिलता है। कभी मैं पुरी के शंकराचार्य को सुनता हूँ, रामभद्राचार्य जी को मिलता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। जब मैं इनको सुनता हूँ तो क्या सुनने को मिलता है मुझे? अरे वो उसे तो ना तो समझ में आता है ना दिखाई देता है, ऐसा वो रामभद्राचार्य जी के बोलते हैं। 370 को बहाल कर देना चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। उद्धव जी को हमें सीएम बनाना है। योगी आदित्यनाथ बाबर औरंगजेब है। तो मुझे एक संत की भाषा नहीं सुनाई देती उनसे। मतलब मैं तो भाई बचपन से मेरे घर में ऋषिकेश में पला बड़ा हूँ, संत आते थे, क्रिया योग में मैं ट्रेंड हूँ। मेरा अपना संतों से बड़ा कृपा है, संत देख के ही मेरा आंखें झुक जाती हैं, हाथ झुक जाते हैं। लेकिन उनसे कभी ऐसा एक आदर का भाव नहीं आता जो भी उनको सुनने को मिलता है। और उनका टाइटल कॉन्टेस्टेड है तो सबको पता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। 3 तरह से मिलता है टाइटल भाई। एक तो जो तीनों मठ हैं, तीनों बचे हुए मठ, वो उसको अनुमोदित कर दें, वो उसको पूरी तरह से मान्यता दे, जो नहीं दी गई आज तक, है ना। ठीक है, पुरी के शंकराचार्य रिकॉर्ड पे भी, और उन्होंने कभी मान्यता नहीं दी, पहली बात। दूसरा, जब उनका पट्टाभिषेक हुआ, गोवर्धन पीठ के मठ ने एक तरह से एफिडेविट दे दिया, कॉन्टेस्ट करा उसको, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, 2 जज की बेंच थी, गवाई जी भी थे उसमें जो CJI बन के निकले, और उनको वो टाइटल नहीं दिया कोर्ट ने। तो उनके पास टाइटल नहीं है आज भी, उनका पट्टाभिषेक फॉर्मली उस रूप में नहीं हुआ। तो जब आपके पास कोर्ट से टाइटल नहीं है, आपका उस तरह से अभिषेक नहीं हुआ, बाकी तीनों मठों ने आपको उस तरह से अनुमोदित नहीं करा, तो शंकराचार्य का टाइटल नहीं। हाँ, वो पहले क्यों नहीं बोला, आज क्यों बोला, वो हो सकता है। टेक्निकल बात है। और बात आपने ठीक है, कुंभ में तो माना था ना, कैंप के बाहर तो शंकराचार्य लिखा था ना, लिखा था, माना था, प्रशासन ही माना था। वो भी ये बात को कह रहे, मैं वो ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं ये पता होनी चाहिए दर्शकों की क्या है टेक्निकलिटी, वो मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये किस लिहाज से सूट करता है बीजेपी को कि राज्य की सरकार, प्रयागराज का मेला प्रशासन वो हेड ऑन ले। आप ना माने दुनिया तो उनको शंकराचार्य के नाम से ही जानती है ना। तो ये जो हेड ऑन दिखाई दे रहा है, इससे क्या फायदा हो सकता है? फायदा नहीं। देखिए, अगर आप उस चित्र को देखें जहां पे पुलिस वाले कह रहे हैं ना, पहले जो हो रहा है, पुलिस तो सामने वो रथ में खड़े हैं, यहाँ पुलिस वाले, सीनियर पुलिस वाले, DM बड़े खड़े हैं, CP खड़ी हैं, सब लोग साथ में बोल रहे हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं, ये धर्म नहीं है, निवेदन नहीं है, हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, मौनी अमावस्या का दिन था, हमें पता था कुंभ में पिछली बार घटना हुई है। तो कोई भी संत उतर जाता उसमें,
और वो कह हटने वो उतरे ना, कह रहे मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। तो मेरे ख्याल से मतलब एक संत का प्रोटोकॉल ज़्यादा बड़ा है कि एक मेले की व्यवस्था ज़्यादा बड़ी है? ये तो कोई भी संत उतर, और बाकी संतों ने कहा भी है कि भाई तो उतर जाना चाहिए। तो ऐसा हट है जो क्यों ले लिया? यहाँ उनकी गलती मान ये बड़ी गलती है। 2 घंटे तक रुका रहा प्रशासन, आगे प्रोटोकॉल नहीं चल पाया, आगे मेला नहीं चल पाया। यहाँ उनकी गलती मान लेता हूँ, बड़ी गलती, लेकिन 2 घंटे मौनी अमावस्या के दिन नोटिस भी 2 गए। मैं कह रहा हूँ जो बात वहां पर खत्म की जा सकती थी, उसके बाद प्रयास क्या होना चाहिए था? जो विवाद हुआ विवाद को खत्म करो, लेकिन नोटिस देकर विवाद बढ़ाया गया। अगले दिन दूसरा नोटिस दिया गया, तो इससे तो ये हुआ ना कि भाई सरकार ने ठान लिया नहीं साहब, इनफ इज इनफ। हाँ, वो इनफ इज इनफ, जैसे मैंने कहा ना कि मतलब तो क्या मैं खुल के पूछ रहा हूँ, योगी जी और अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कोई पर्सनल टसल है क्या? ऐसा कोई पर्सनल टसल तो उनके बीच का नहीं आता है, कोई ऐसे इतिहास भी नहीं है उनके पर्सनल टसल का पुराना। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको वक्तव्य बताए पुराने, जो उन्होंने कहा कि हम उद्धव जी को सीएम बना देंगे, 370 बहाल हो जानी चाहिए, उनके राजनीतिक स्टेटमेंट हैं। तो वो कभी धर्म के ज्ञान के लिए मैंने नहीं सुना उनकी कोई रील वायरल होते हुए कभी कि वो कुछ धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं, किसी की व्याख्या कर रहे हैं, हनुमान चालीसा के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। उनकी केवल राजनीतिक चर्चा होती हुई सुनी है कि हर समय, तो उनको राजनीतिक रिस्पॉन्स मिल गया एक। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव जी को अगर आप देखें, मैं जो आपसे कह रहा था, उनके पोस्ट क्या है? ना किसी को स्नान से रोकें, ना किसी को दान से रोकें, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोकें। सनातन की सरिता की रुकने की चिंता उनको हो रही है। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए, ये वो लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लेकिन जो बात उन्होंने पकड़ी और ठीक पकड़ी, मुख्यमंत्री ने नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या बोला, योगी जी ने क्या बोला? आज के समय में धर्म की आड़ देकर सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये लोग कालनेमी की तरह हैं, जो बाहर से तो धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जोड़ेंगे तो लोग उसी से ही, उसी विवाद से ही जोड़ेंगे। तो क्या योगी जी ने शंकराचार्य जी को कालनेमी कह दिया? बात तो ये उठेगी, ये हुई। उसके बाद अच्छा, या तो सरकार एक सुर में बोले, पार्टी एक सुर में बोले, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं नोटिस जा रहा है तो मतलब सरकार भिजवा रही है, और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम, कृपया स्नान करें और विवाद को खत्म करें। तो वो भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, यही असली बात है। हम लोग जो जितनी बातें हो गई, अब रविवार को मौनी अमावस्या के दिन उनको पालकी से नहीं जाना चाहिए था। मान लीजिए गए, उनको रोका गया, रोकने के तरीके, मारपीट, बटुकों की चोटी पकड़ करके खींचना, ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं सामने। ये बटुक जो होते हैं, जो संस्कृत की पाठशाला में पढ़ रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वो किसी शंकराचार्य के शिष्य हों, ये मैटर नहीं करता है कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं जो राजनीतिक बयान देते हैं। वो बटुक हैं, संस्कृत की में वेद का पाठ कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। तो गलती दोनों तरफ से पहले दिन हुई है। उसके बाद क्या, जब मौनी अमावस्या की भीड़ खत्म हो गई, जब वो उस दिन अव्यवस्था जिसका डर था वो डर खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या किया गया? ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है सौरभ जी। सबसे पहला तो इसमें यही होना चाहिए था कि ये जा करके उनका अनशन समाप्त कराएं। जो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके चरणों में प्रणाम है, ये आप चले जाएं, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, आपका प्रशासन जाए। यही तो उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है वो आकर के ससम्मान हमको स्नान कराए। तो भीड़ तो खत्म हो गई रविवार को। जब रविवार को मौनी अमावस्या की भीड़ खत्म हो गई तो फिर जा करके ससम्मान उनको स्नान कराने में क्या दिक्कत है? ये हमने कई उसके बाद धर्माचार्यों की भी बात सुनी, जिन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए है और वो माफ़ कर देंगे। खुद इन्होंने कहा, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, कि 2015 में अखिलेश यादव ने संतों पर वो विसर्जन के समय लाठियाँ चलवाई थी, और जब उन्होंने लाठी चलाई, हम लोगों ने उनके खिलाफ बोला, और लेकिन हरिद्वार का जो कुंभ हुआ उसमें आए और साष्टांग होकर के उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने उनको माफ़ कर दिया। तो ये जो शंकराचार्य की परंपरा है, आप सौरभ जी क्या इसको कोई छोटी चीज समझते हैं? ये हिंदुत्व की आध्यात्मिक चेतना का शिखर है, श्रेष्ठ है। ये हमारे अद्वैत वेदांत की परंपरा का शिखर है ये, कि चारों शंकराचार्य हमारे जो होते हैं, ये अद्वैत परंपरा का, अद्वैत वेदांत परंपरा सवाल उठा दिया ना। वो आपने सवाल पिछली बार जो है, आपने एक बात कही कि पिछली बार वो शंकराचार्य उनका शिविर लगा हुआ था। जिन शंकराचार्य ने उनको मान्यता नहीं दी है, उन शंकराचार्यों ने उनके साथ स्नान किया ना कुंभ में। शंकराचार्य मान करके स्नान किया, उनके साथ कुंभ में डुबकी लगाई। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने भी उनके साथ, उनको शंकराचार्य मान करके उनके साथ डुबकी लगाई। ये जो मान्यता है, ये एक तो ये बात समझिए कि कोर्ट या प्रशासन से ये मान्यता नहीं मिलनी है। आपको जो गुरु है, शंकराचार्य ही शंकराचार्य नियुक्त करते हैं। और जब शंकराचार्य थे स्वरूपानंद सरस्वती, और स्वरूपानंद सरस्वती शारदा पीठ के शंकराचार्य थे, जिनके ये दोनों शिष्य हैं, जो सदानंद जी महाराज हैं जो अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, इन दोनों की नियुक्ति एक ही दिन उन्होंने की।
एक ही दिन, ये दोनों उनके शिष्य थे, उन दोनों की नियुक्ति की उन्होंने। ठीक है। और ये अक्टूबर 2022 में, मामला 2020 कैसे पहुंच गया 2020 में सुप्रीम कोर्ट में, जो सब जुडिस कहा जा रहा है। स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ सितंबर 2022 में, ये मामला 2020 में कोर्ट में पहुंचा हुआ है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का, क्योंकि जो स्वरूपानंद सरस्वती थे वो एक साथ 2 मठ के शंकराचार्य थे। जब ये उनका निधन हुआ है सितंबर में, और अक्टूबर में ये मामला कंटेस्ट हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद का लेकर के, तब तक उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है? देखिए, पॉलिटिकल फॉलोआउट बहुत बड़ा होगा। हाँ, इसको पता नहीं क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं। ये कोई उस तरह का राज्य नहीं है बंगाल का की तरह या असम की तरह हम लोग सोचें। यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी को 50% हिंदू वोट करता है, 50% हिंदू वोट नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी को। टोटल वोट 40% मिलता है भाजपा को। तो अगर कहीं हिंदू समाज में, ब्राह्मण समाज में, सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों में अगर ये मैसेज जा रहा है कि आप एक धर्मगुरु को कालनेमी कह रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है कि कालनेमी को लोग नहीं जानते हैं, हमारी नाम लेकर नहीं बोला। नाम लेकर के नहीं कहा है, लेकिन ये मैसेज तो ऐसे ट्रेवल करता है ना भाई। उन्होंने कहा तो ये तो मान करके नहीं कहा ना कि हम जो कह रहे हैं उसका अर्थ लोग नहीं लेकिन भाजपा का सर एक समर्थक ये भी तो देखता है ना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो भाषा बोलते हैं वो धर्म से ज्यादा विवाद की पॉलिटिकल भाषा होती है। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है नहीं, ठीक ही कर रहे हैं, वो उनके व्यवहार में वो नहीं दिखाई देता जिस पदवी ऊपर बैठे हैं। ये मानने वाले भी तो लोग हैं ना। 100%। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ज्ञान की बात कहें, कहीं उन्होंने धर्म की बात किया हो, उनके तो जब भी आते हैं उस विवाद के साथ ही बात आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन सिर्फ आज से स्टार्ट हुआ है, ये रिएक्शन 7 साल पहले था। ये कहिए कि बड़ा हो गया। लेकिन एक बात है कि माघ मेले में यदि शाही स्नान का नहीं था, आप तो धर्मगुरु हैं, दूसरे को शिक्षा देने की बात करते हैं, उनको शिष्टाचार सिखाते हैं और राजधर्म भी सिखाते हैं, तो आपको भी जिद नहीं करना चाहिए था। सरकार होती है एक व्यवस्था बनाने के लिए, एक कानून के तहत काम करती है, लेकिन जब धर्मगुरु होते हैं वो पूरे समाज को समेट कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और ये काम उन्होंने नहीं किया। यदि कोई वहां पे सरकार और इनके व्यवस्था में होती तो इनके जिद भी उस व्यवस्था का एक बड़ा कारण बना कि आप न सरकार के कानून को मानने के लिए तैयार थे और न इस चीज को मानने के तैयार थे कि सामने वाले का भी खतरे पड़ जाएगा। ये सारी चीजें। लेकिन अब विवाद कहां है? देखिए, 2021 से स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लॉबी को कन्वर्ट करने के लिए कि ये कहीं ना कहीं बिखराव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में तब तक सीटों का नुकसान नहीं होगा जब तक उनके साथ राजपूत और ब्राह्मण साथ हैं। इन 2 जातियों में तक सीट नहीं घटेगी, चाहे आप जो कर लीजिए, किसी भी पार्टी को, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों पार्टी की विजय तभी होगी जब इन दोनों में से किसी को एक को अपने साथ जोड़ेंगे। नहीं तो लेकिन 22 में भी घटी और 24 में भी घटी। नहीं, वोट घटे, लेकिन लार्ज बेस में आप नहीं उस चीजों को कर सकते हैं। कुछ मुद्दे को बना सकते हैं। विकास दुबे को लेकर जिस तरीके से किया गया था, लेकिन चूंकि वो सरकार के अगेंस्ट नहीं जा पाया, इसलिए नहीं पाया कि विकास दुबे एक क्रिमिनल आदमी था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आएगा, और ये तब से जुड़ रहा है जब तक आप देखिए ब्रजेश पाठक ऐसे लॉबी लेकर चले आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उसमें है, और ये दोनों लोगों को शायद अखिलेश जी से ज्यादा बड़ा हथियार मिला है। ये सरस्वती अखिलेश यादव इस मुद्दे को जो हवा दे रहे हैं वो सूट तो करता ही है बिल्कुल, लेकिन अगर पिन पॉइंटेडली कहें तो ये ब्राह्मण वोट पे चोट है। हाँ, ब्राह्मण वोट पे चोट की। ये वोट को कैसे हम बिखराव लाए? अच्छा, क्योंकि ये बार बार आप देखते होंगे कि अखिलेश जी के भाषणों में या उनके अभी तक के वक्तव्य में जो आ रहा है कि किस तरीके से सरकार ब्राह्मण विरोधी होते जा रही है। ठीक है, और इसी को आक्रमण लेकर इस सारे प्रकरणों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब केशव मौर्य जी दूसरी लाइन पर क्यों है? मतलब वो कोई अलग अखबार पढ़ रहे हैं? वो रहे ही हैं हर समय, हमने कई बार देखा है। और अब उनको कितने तथ्य पता हैं, होम मिनिस्ट्री तो उनके पास नहीं है, पुलिस उनके पास नहीं है, उन्होंने भी वीडियो ही देखे हैं। देखिए, हम लोग जितनी राय बनाते हैं वीडियो देख के बनाते हैं ना। हमारे पास 2 वीडियो होते हैं, जबकि एक जगह के 50 वीडियो शूट होते हैं। सरकार के पास, प्रशासन के पास, आईबी के पास, इंटेलिजेंस के पास पूरी 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन होती है। और मेरे ख्याल से केशव जी के पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन रही होगी जितनी हम लोगों ने वीडियो देख के, उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मुझे नहीं लगता पता करके कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। क्योंकि वीडियो ऐसे हैं जहाँ पे जो जिनको बटुक कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग पुलिस को हटा रहे हैं, मार रहे हैं, साला बोल रहे हैं, वो भी वीडियो है। और ये भी वीडियो है, पुलिस खड़ी है बहुत देर से कि 2 घंटे हो गए, आपने पूरा प्रोटोकॉल रोक दिया है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। आप नहीं मानते कि इसका कोई नुकसान बीजेपी को होने वाला है? देखिए, हो सकता है नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मानूं तो 2 योगियों की हट है। एक योगी आदित्यनाथ है, वो खड़े हैं कि भाई 24 करोड़ की जनता है मेरे साथ, मैंने
इस प्रदेश को पाला है पिछले 8-9 साल में, इसको माफिया मुक्त करा है, इसमें सड़कें लगाई हैं, इसमें एयरपोर्ट दी हैं। एक और योगी की हट है कि मुझे रथ से जाना है, तो लोग देखेंगे मैं रथ से जाने वाला योगी का हट मानूं कि मैं 24 करोड़ की जनता के योगी का हट मानूं, तो वो देखेंगे लोग। एक सौरभ जी यहाँ पे है, आप एक जो कहा गया योगी हैं, हट योगी जो कहिए, जिनको सरस्वती भी हम कह रहे हैं कि भाई वो एक धर्मगुरु हैं, उन धर्मगुरु का जो विचार था जिस सरकार के बारे में, जो जिस सरकार 2 बार जीत कराई थी, उसको कितने समय से ये टारगेट करते आ रहे हैं, उनके अच्छे कार्यों को भी किस तरीके से आलोचना की है। आज तो ये घटनाएं घट गई, इस चीज को मानता हूं कि चलिए मैं ये भी कह सकता हूं सरकार ने गलती किया, लेकिन जब सरकार अच्छे कार्य कर रहे थे तो क्या इन्होंने कभी उठकर तारीफ किया? उस समय भी उन्होंने योगी को भी टारगेट किया, उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया, उन्होंने मोदी को भी टारगेट किया। तो आप तो अपनी छवि पहले से ही वैसा बना कर लाए हैं। ये एक अलग बात है कि ये घटनाएं हुई, लेकिन अपने छवि के ऊपर उन्होंने काम किया है, कोई ऐसा नहीं काम किया। देखिए योगी जी सत्ता में हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, कितनी बार के सांसद हैं, तो पॉलिटिक्स धर्मगुरु होने के साथ साथ वो राजनीति खूब जान रहे हैं महीन तरीके से। अगर उनको ये लगता कि इसमें कोई नुकसान है तो ये काम तो नहीं करता। नेता अपना नुकसान कभी नहीं करता, अपने किए से अपना नुकसान तो नहीं करता जानबूझ के, तो उनको शायद ये नहीं लगता कि इसमें हमारा कोई नुकसान होगा। अब 2 और बातों पे आप आइए। अभी जैसा उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण वोट पर चोट है, और ब्राह्मण क्रूशल है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, और शायद सबसे बड़ा देश में आप उसको लेकर चलिए, सबसे बड़ा जातीय वर्ग भी मेरे ख्याल से ब्राह्मण है। उत्तर फॉरवर्ड क्लास में लेकर चलिए कि सबसे ज्यादा कोई बीजेपी के साथ जुटा है, राजपूत वोटों के। हाँ, किसी भी एक सिंगल कास्ट में, एक सिंगल कास्ट में सबसे ज्यादा नंबर्स ब्राह्मणों के ही हैं, तो वो वहां निशाना है अखिलेश यादव का। मायावती जी ने भी अभी देखिए क्या कहा था कि ब्राह्मणों का अगर अपमान हो रहा है तो हमारे साथ जुड़िए, भाई हम सम्मान दिलाएंगे, हम सम्मान दिलाएंगे। तो उनका टारगेट क्लियर है, इधर वाला टारगेट भी क्लियर है। अब ब्रजेश पाठक जी दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है, उनका एक बड़ा बयान वायरल है और उस पर रिएक्ट भी किया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा अगर मुसलमान वोट लेना बंद कर दें समाजवादी पार्टी को तो 2% की पार्टी रह जाए। उन्होंने कहा ऐसा कि तो क्या इसमें कोई सच्चाई है आज की युग? देखिए अब इसमें 2-3 बातें अभी निकली। एक तो केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा उसको इस तरह से हल्के में हम लोग शांतनु जी नहीं खारिज कर सकते हैं कि उनके पास कम जानकारी होगी या कम वीडियो होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले से करते आए। केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 16% से 42% पर पहुंची थी। 2017 का विधानसभा चुनाव वो अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को लड़ा रहे थे, जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से एमपी थे, ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लड़ा रहे थे और 16% से 42% पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची, 312 सीटें जीती थी। अगली बार तो उसकी 57 सीटें कम हो गई 5 साल के शासन के बाद। तो उनकी बात को इस तरह से नहीं खारिज कर सकते हैं। वो चुनाव हारने के बाद भी अगर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसका कोई बड़ा मतलब ये भी तो हो सकता है वो सरकार का हिस्सा है, थोड़ा सॉफ्टन करना चाह रहे हो शंकराचार्य। वही कह रहे हैं। तो ये हो सकता है कि बीजेपी की एक पॉलिटिक्स का हिस्सा हो कि अगर एक तरफ से ये हो रहा है तनाव बढ़ा है तो दूसरी तरफ से एक पैसिफाई करने का कोई बयान जाए, इसलिए उनको ये एक स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये एक सेन वॉइस है। देखिए धर्म की परंपरा धर्मगुरु बनाता है, और हम लोग जो बहस कर रहे हैं ना, हिंदुत्व में ये कतई अलाउ नहीं है कि हम किसी धर्मगुरु के किसी बयान पर टिप्पणी करें। एक धर्मगुरु के बयान पर दूसरा धर्मगुरु टिप्पणी कर सकता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो कहा उस पर रामभद्राचार्य जी कर सकते हैं, रामभद्राचार्य जी ने जो कहा उस पर सदानंद जी महाराज कर सकते हैं। योगी जी भी सन्यासी कर रहे हैं। हाँ तो योगी जी कहे ना, तो योगी जी ने कहा कुछ कहा, योगी जी ने तो नाम लेकर के कहा, कालनेमी कहा उन्होंने, और नाम नहीं लिया उन्होंने, बिना नाम लिए कालनेमी कहा। और बड़ा एक दुष्ट चरित्र है रामायण का, जिसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की थी जब वो लक्ष्मण जी की जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये उन्होंने तो कहा, तो यो कह सकते हैं ठीक भाई। और आज अब दूसरी बात इसमें आई है, पॉलिटिकल बात पर अभी आ रहे हैं हम लोग। सौरभ जी, हमारे जो द्वारका पीठ के शारदा पीठ के शंकराचार्य ने समर्थन किया इनका अभिमुक्तेश्वरानंद का, वो समर्थन किस नाम पर है? अब तो पुरी के शंकराचार्य ने भी समर्थन किया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक पार्टी है, वो इनके शंकराचार्य बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। तो इस मामले पर तो लगभग अब चारों श्रृंगेरी के शंकराचार्य जिनके साथ कर चुके हैं कुंभ में, तो अब लगभग चारों शंकराचार्य एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और सिर्फ ये है कि अब तो वो बात खत्म हो गई ना भाई, रविवार वाली भीड़ खत्म, हम यही बार बार कह रहे हैं। अब क्या हट है? अब तो उनकी अब ये हट भी है, अगर कि हम पालकी से ही जाएंगे तब भी अब तो भीड़ खत्म हो गई है। सर वो मुझे दिख रहा है कि हमेशा के लिए ये ऑरा खत्म हो। हाँ, वही ये बार बार कहते हैं तो लोग उसको तवज्जो देते हैं। देखो शंकराचार्य ने ऐसा कहा बीजेपी की सरकार के लिए, ये ऐसा कहा, तो वो कहते हैं आप क्लेम ही खत्म कर दो। एक विवाद भाई ये इतने बड़े धर्माचार्य नहीं है। तो फिर आप एक पद की गरिमा खत्म कर रहे हैं, एक ऐसे पद की जिसको हमने कहा कि सनातन हिंदू धर्म की अद्वैत वेदांत की जो परंपरा है उसका शिखर है, जो आप उस पद की गरिमा गिरा रहे हैं। एक व्यक्ति की बात नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद की बात नहीं है, आप ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की बात है। तो अभी जाकर अब तो 6 दिन हो गए,
भाई अब क्या हट है, प्रशासन का हट है ना, अब क्यों नहीं अब खत्म किया जा रहा है इस बात को? आपने कहा कि इसका नुकसान बीजेपी को होगा, आप नहीं मानते कि इसका? मैं बस अजीत जी की बात होगा। अजीत बात जी, आपने कहा कि आप पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, लेकिन क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इतनी सारी बातें कह के, इस टोन में बोल के, जिस तरह से अपनी भाषा रखते हैं, वो क्या आप शंकराचार्य के पद को नहीं गिरा रहे? भाई सब ये तो प्रतिष्ठा है ना। अब क्या है, अब इस पर जाएंगे हम लोग तो फिर स्वामी को, अब किसी स्वामी बड़ी को बहस हो जाएगी, क्योंकि हम हाँ, मैं भी उस पर ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि देखिए दूसरी बात क्या है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, याद कीजिए आप जरा, उस वक्त भी शंकराचार्यों ने कहा था कि भाई ये शिखर नहीं लगा है और संपूर्ण मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है। हो गया ना काम। हाँ, बात हो गया काम पूरी। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को लगता है कि ये धार्मिक वॉइसेस का वैसा इन्फ्लुएंस नहीं है। हम लोग क्या है नहीं, शंकराचार्य हमारे वेटिकन के पोप की तरह नहीं है, किसी उसकी तरह नहीं कि डिक्टेट जारी करे और सब उसको माने, चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उनके फॉलोअर भी नहीं होते हैं। शंकराचार्य आज के एक कथावाचक के, एक सामान्य कथावाचक के 10 गुना ज्यादा समर्थक होंगे। अभी कितने लोग बता देंगे कि शंकराचार्य कौन है हमारे? शंकराचार्यों के फॉलोअर नहीं होते हैं, कथावाचकों के देखिए कैसी भीड़ जुटती है। शंकराचार्य का क्या होता है, मठ में बैठा, उनको आध्यात्मिक कार्य करने हैं। वो मैं जो दूसरी बात आपसे कह रहा था, अब अखिलेश ब्रजेश पाठक ने जो मुस्लिम वोट पर अखिलेश यादव के लिए कहा कि एक यही पचा है इनके पास, और ये ना हो तो सपा काहे की पॉलिटिकल पार्टी। ये तो एक तो नैरेटिव वॉर है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, नैरेटिव वॉर है। जो योगी जी ने कहा कि बिहार यूपी में 80-20 का चुनाव, 80-20 की बात जो कही थी उन्होंने, तो ये 80-20 का है कि उनके पास सिर्फ 20% है, और व्यापक हिंदू समाज जो 80% है वो उनके खिलाफ है। वो छोड़ दे उनको तो उनके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। अच्छा, हाँ, ये नैरेटिव वार है और हर पार्टी खेलेगी अपना, हर पार्टी इस नैरेटिव में जाएगी। उधर से भी तो कहा यही जाता है कि ब्राह्मण को तोड़ दो, राजपूत के लिए ये सरकार ज़्यादा कर रही है तो ब्राह्मण को तोड़ दो, इस जाति को तोड़ दो, पीडीए बना लो, पीडीए बना करके हम पिछड़ा दलित कर लेते हैं अल्पसंख्यक के साथ। तो ये दोनों तरफ से ये खेल होगा। सब अंतर है, नैरेटिव वार है। दो तीन जाति के साथ 325 सीट नहीं आती है। लेकिन अब क्या है, अब मनोज जी अभी करेंगे काम, वहाँ आपको बताएंगे। हाईली पोलराइज होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। आप 2022 के आप आंकड़े देखें, 2017 के आंकड़े देखें, 2022 और 24 के आंकड़े देखें, मायावती सिंगल डिजिट में आ गई हैं। एक समय था 2017 के चुनाव में 21% पर अखिलेश यादव थे और 22% पर मायावती थी। विधानसभा चुनाव का आंकड़ा बता रहे हैं, 21% और 22%। और 22 आते आते क्या हुआ, अखिलेश यादव अकेले 32% पहुंच गए और मायावती 10% से नीचे आ गई। और अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का वोट जोड़ दें तो वो 36.6 हो जाता है। और ये तब हुआ जब अखिलेश यादव के पुराने 2 सहयोगी छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए। बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है और इस बाइपोलर इलेक्शन में आपको ज्यादा पोलराइजेशन की जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी को। अभी जब ये मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, एक देखिए इसमें यहाँ ओवैसी एंगल कैसे आता है। ओवैसी जी से हम लोग एक तो अभी जब महाराष्ट्र के नतीजे आए तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने हर राज्य का बताया, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। क्या केरल में नहीं जाऊँगा, उन्होंने कहा केरल में नहीं लड़ूंगा मैं। केरल में वहाँ उन्होंने पार्टी का नाम लिया कि वो पार्टी है वहाँ पर, वो ठीक काम कर रही है, मुस्लिम पार्टी है। तो वहाँ हम इंडियन मुस्लिम लीग, हाँ, बाकी सब जगह चुनाव लड़ने की बात करें तो यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे। योगी अभी अखिलेश जी ने अपने सांसदों से मुलाकात की थी, इनके 37 सांसद हैं, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट भी किया था 37 जिताएंगे 27। उस बैठक के बाहर निकलने के बाद एक सांसद से ये पूछ लिया गया कि भाई आप क्या ओवैसी साहब की पार्टी के साथ कुछ अलायंस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, मुस्लिम वोट एकजुट रहे। नहीं तो बिहार में देखिए बिखर गया, वो कहते रहे कि मुझे ले लो अलायंस में, तेजस्वी यादव ने कहा नहीं है तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो वहाँ नुकसान हो गया उनको। तो उन्होंने कहा कि सारे विकल्प खुले, जो भाजपा को हराने में जो सहयोग दे वो उसका स्वागत है। ऐसी बात वो बोल गए। तो रिपोर्टर ने अखिलेश जी से पूछ लिया, आज ही मैंने दिखा रहे थे, वो भड़क गए, वो लिटरली भड़क गए रिपोर्टर के ऊपर। अरे यार तुम अपना चैनल चलाओ यार, उनको सब मालूम है तुम क्या करना चाह रहे हो। ओवैसी नाम बर्दाश्त नहीं है। सेम जो तेजस्वी यादव का रिएक्शन था वही रिएक्शन है अखिलेश यादव का भी। क्या डर है ये? देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग उस पर कर लें कि किस तरीके से धर्मगुरु और वोट को डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखिए, 2 जाति और 2 व्यक्ति की बात नहीं होती है। जो आप चुनाव जीते थे, 17 की बात कर लीजिए आप, चाहे 12 की बात कर लीजिए, ये जो चुनाव होते थे उस समय एक समीकरण बनता था जो जातियों को जोड़कर बनता था। यदि आप 2022 का इलेक्शन को देखेंगे, आप जो योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए लड़ा जी, वो सिर्फ व्यवस्था जो सरकार ने दिया था उसके ऊपर लड़ा गया था। वहां जाति धर्म सब अलग हो चुका था। सरकार ने वोट परसेंटेज कितना घटा ये नहीं घटा, उसमें नहीं की एक अलग बात कीजिए। आपने हिंदू जाति में डिवाइड करने के, ब्राह्मण वोट को डिवाइड करने की कोशिश किया था आपने, मुस्लिम और यादव मिलकर एक साथ पोल कर रहे थे। इसके बाद भी लोगों ने इतना,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहा जाता था कि खाता भी नहीं खुलेगा। ये आप कह रहे हैं 22 का इलेक्शन जातीय गोलबंदी का इलेक्शन नहीं था? नहीं था, वो सिर्फ व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था और जो सरकार ने काम किया था उसके ऊपर योगी के साथ समर्थन मिला था। और आज के डेट में भी अखिलेश ने उस तरीके से या उस चीज को कहीं भी आक्रमण करना, वो अभी भी पीडीए बनाकर चाहे बहुत सारे चीजों को जोड़ तोड़ कर कर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से जातीय समीकरण। मैंने विकास दुबे के समय भी कहा था कि ये कुछ लोगों के लिए अपमानित या ये हो सकता है समाज में कि ब्राह्मण जात उनके कार्यों से हुआ। आज वही शंकराचार्य को लेकर आपको बता दे रहे हैं कि लोगों में कुछ भावना बनेगा, लेकिन अभी सरकार के पास इतना समय है कि इसको संगठित किया जा सकता है। मेरा समर्थन नहीं है कि ये सरकार ने जो किया तो बहुत अच्छा किया उनके साथ, लेकिन एक इमेज जो उन्होंने बनाया था उस इमेज पर यदि सरकार व्यवस्था के रूप में नहीं खड़ी होती तो ये भी गलत था। कल आदि हम किसी मुस्लिम का रास्ता रोकते हैं तो आप बोलते हैं कि सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए काम किया। अनियमितता हो जाती, कुछ घटना हो जाती तो कोई नहीं देखता कि स्वामी ने क्या कहा था, और प्रशासन पे आज बाइपोलर इलेक्शन है यूपी में, आप मानते हैं? लगभग है, मायावती जी अभी भी हाशिए पर हैं, 8-10% ले जाएंगे, उतना वोट ले जाएंगे। बाय एंड लार्ज योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव ही। और आपने कहा कि 22 का इलेक्शन जो था वो एक और 5 साल योगी सरकार बुलडोजर इमेज सब कुछ का इलेक्शन था। एक 2-3 डेटा पॉइंट ड्रॉप करना चाहूंगा। 2017 में 39.67% वोट मिला था और 2022 में वो बढ़ के 41.29 हो गया। करीब 1.5% 2% बढ़ा। सीटें कम हो जाती हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से वोट ज्यादा आया होगा, हमको भी पता है, लेकिन करीब 1.5% वोट ज्यादा आया। अखिलेश यादव बार-बार कहते हैं कम हो गया, लेकिन पोल इलेक्शन हो गया तो पोल इलेक्शन हो गया तो वो देखना तो मूर्खता है। अखिलेश यादव का कितना अखिलेश का बड़ा बिल्कुल जो 10% बढ़ा, लेकिन 1.5% खत्म हो गए ना सर। वही कह रहे थे, हम तो यही कह रहे थे कि बाइपोलर हो रहा है, पोलराइज हो रहा है इलेक्शन, और उसमें आपको ज्यादा पोलराइजेशन की जरूरत होगी, हिंदू और पोलराइजेशन। दूसरा एक बड़े की मजे की बात ये कह रहे हैं कि आपको ज्यादा पोलराइजेशन की जरूरत होगी, उसमें अगर थोड़ा वोट कट गया, अगर थोड़ा भी टूटा तो आपको बड़ा डेंट होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। पीडीए पे 2 बातें कहूंगा। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने 2 बार कहा है कि जो पीडीए की बात करता है वो हिंदू समाज को तोड़ता है। तो अगर अखिलेश यादव ज्यादा ही फॉलो कर रहे हैं आजकल तो ये भी फॉलो करें। दूसरा जो पीडीए का ए है वो बड़ा मजेदार है। पीडीए का ए 1.5 साल पहले जब शुरू हुआ पहली बार तो उनके प्रवक्ता बोलते थे, मैं तो टीवी पर रोज जाता हूं, कि पीडीए ए मतलब आदिवासी। फिर शायद किसी ने ज्ञान दिया होगा कि भाई आदिवासी तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, 1.5-2% है ललितपुर, तो आदिवासी ड्रॉप करो, अल्पसंख्यक। फिर वो थोड़ा अल्पसंख्यक हो गया ना। फिर वो जब तक आपको याद है आजम खां भी बड़े सिग्नल दे रहे थे आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, वो जैसे ही आजम खां अभी जेल में फिर से गए, अभी 1 महीना पहले वो आधी आबादी हो गया। बिहार के चुनाव के बाद वो महिला हो गया। तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर है क्या ये नहीं पता मुझे तो आज तक। ए है क्या? वो ए बदलता रहता है कन्वीनियंस के हिसाब से। वो ए चुनाव आते आते कौन सा ए हो जाएगा पता नहीं। वो ए मेरे ख्याल से प्लेस होल्डर है अभी। लेकिन जो उन्होंने कहा ना 37 जिताएंगे 27, तो उसका मैसेज ये था कि हम 24 रिपीट करेंगे 27 पे। 24 में वो भ्रम फैलाना कि वो खटाखट पैसे जाएंगे, 24 में फिर से भ्रम फैलाना कि दर्शन चला जाएगा, 24 में फिर से भ्रम फैलाना कि संविधान खतरे में आ जाएगा। मुझे लगता है कि बार बार भेड़िया वो था ना कि वो शेर आया, वो बार बार नहीं आ पाएगा वो शेर, मुझे लगता है। देखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन जो था एक अलग तरीके से लड़ा गया था और उसके बहुत सारे कारण हैं सौरभ जी। जो 37 आने का, यदि अखिलेश जी को यह लग रहा है कि वही चीजें सेम सिचुएशन अभी बनेगा तो ऐसा होने नहीं जा रहा विधानसभा में, क्योंकि वहां नेतृत्व किसका रहेगा, योगी आदित्यनाथ का समर्थन किसका रहेगा, नरेंद्र मोदी का रहेगा, और उसके दोनों के जब समर्थन के साथ आप सरकार का चुनाव लड़ने जाएगी विधानसभा का, उसका रिजल्ट अलग होगा। असेंबली इलेक्शन में हुआ क्या था कि हमारे कैंडिडेटों का लोकसभा कैंडिडेटों का इस तरह के चुनाव किया गया और यहां पे एक भ्रम फैलाया गया कि राजपूत समाज अलग है। राजस्थान में जितना बड़ा राजपूत समाज का सभा हुआ था उतनी बड़ी सभा आज तक नहीं हुई है राजपूतों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉबी बना, और यही कारण था कि राजस्थान से 11 राजपूत सीट आ पा रहे थे। उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी रिलेटेड जो भी राजपूत सीटें था वो आप नहीं जीत पाए थे, कैंडिडेट का छोड़ दीजिएगा। एक तो बिहार में आप राजपूत सीटें नहीं जीत पाए थे। तो ये सिचुएशन चला था उसके कारण मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि राजपूत यदि ब्राह्मण दो ये कम्युनिटी बीजेपी के साथ, यार उसमें से कोई एक भी टूटकर यदि समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ चले जाएगा, क्योंकि मायावती भी सरकार तब बनाई थी जब ब्राह्मण उनके साथ गए थे। लालू यादव ने तब जाकर सरकार बनाई थी जब उनके साथ राजपूत बिहार में गए थे। तो ये 2 जातियों में से आपको खींच कर लाना पड़ेगा यदि सरकार सत्ता में आने चाहते हैं। और अखिलेश जी इन 2 जातियों पे से वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें शंकराचार्य के थ्रू मिल जाए या कोई और मुद्दा मिल जाए, चाहे ब्रजेश पाठक जी को कहीं से हवा दें कि भाई ब्राह्मण का बड़ा यहाँ पे वो हो रहा है।
आम जनता ये तो देखिए, ब्राह्मण विधायक ही तो बैठक कर रहे हैं वहाँ, तो उससे पहले राजपूत विधायक देखिए ने- सौरभ जी, होता क्या है कि जो यूथ होता है ना, वो देखता है कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे सिलेक्शन में किस तरीके का हमारा पोल होता है। हम पॉलिटिकल बातें करते हैं, हमारा वोटर कौन है? वो युवा है जो देखता है कि हमारा सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। वो अखिलेश यादव के समय जिस तरीके से एक वर्ग का छाया था, उससे आज के डेट में अलग हुआ है। बहुत सारे परीक्षाएं कैंसिल भी हुई हैं, बहुत सारे पेपर भी आउट हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आम जो वोटर है उसमें इनके विरुद्ध वैसा अगेंस्ट नहीं बन पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आज भी ठीक है, बिजली पानी और सुरक्षा अभी भी मिल रहा है, तो हम कहां पे जाकर सरकार जो को एक घेरेंगे? और बात जो केशव मौर्य ने कही थी, वो बिहार वाली बात उन्होंने कि बिहार से सेटबैक लगा है अखिलेश यादव को। उनको लग रहा बिहार में बहुत अच्छा ताकत उन्होंने लगाई भी थी काफी, लगाई थी, तीनों साथ में कैंपेन करा था हाँ, उन्होंने उनका कई बार। कैंपेन प्रॉपर कैंपेन था अखिलेश और आपस में तेजस्वी रिलेटिव यादव हैं के लिए। दोनों के घरों में शादियां हो रखी हैं, नहीं, दो शादियां हैं दोनों बट के क्या घरों में। आप कोई सिमिलैरिटी देखते हैं दोनों इलेक्शंस में, यूपी बिहार में? देखिए, एक तो अब उस तरह से सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि कास्ट का कम्बिनेशन बिहार से अलग है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड आबादी लगभग 25% है या उसी के आसपास है, बिहार में कम है, उसके मुकाबले बिहार में 10% है। मुद्दे ऑलमोस्ट दो मुद्दे मुद्दों पर आते हैं। परिवारवाद, लॉलेसनेस या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जंगल राज कह दिया जाता है वो, और एक जाति का वर्चस्व अखिलेश जी आएंगे तो, जैसा बिहार उस में तरह कहा का भी जाता है। बिहार में यूपी में नहीं है ना, चूंकि वहाँ आबादी भी यादव की कम है बिहार के मुकाबले। ये कास्ट का इक्वेशन उस हिसाब से देखेंगे तो आप अलग है। और 5 साल अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रह के अपने को प्रूव नहीं किए हैं। अखिलेश यादव ने 5 साल रह के काम किया है, तो उनके काम को पसंद करने वाले भी लोग हैं। बिहार का समीकरण, कास्ट का समीकरण भी अलग है, लीडरशिप का समीकरण भी अलग है, सब और कई चीज़ें अलग हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार के उस तरह की तुलना हम लोग नहीं कर सकते। सेटबैक जरूर है क्योंकि बगल में अगर वो जीत जाते, तेजस्वी यादव जीत जाते तो अखिलेश यादव को उसका एक फायदा मिलता। लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जीतना अखिलेश यादव के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कैसे? एक इस चुनाव के समय हम लोग इस नैरेटिव को सुन रहे थे बिहार में कि अगर जीत गए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए और यादव लॉलेसनेस ले आते हैं अगर बिहार में, तो ये बड़ा भारी नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए। अच्छा, ये बात कौन कह रहा था हमको? अब हम नाम तो क्या डिस्क्लोज करें, हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कई लोगों ने हमको कहा कि अगर बिहार में अगर तेजस्वी जीत जाता है तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो खैर ये दोनों भाजपा बिहार हारती तो यूपी में चांसेस बढ़ जाते चूंकि यादव लॉलेसनेस करते वहां तो उसका एक फायदा होता है, ये नैरेटिव भी कहा जा रहा था। इसलिए हम लोग यादव आएंगे तो लॉलेसनेस करेंगे, ये माना जा रहा था कि लालू यादव के लोग आएंगे वहां लॉलेसनेस करेंगे तो उसका फायदा बिहार में हमको होगा, ये माना जा रहा था। 2-3 बातें रह गई इसमें, जैसे ओवैसी वाला एक मामला रह गया। देखिए, ओवैसी मुसलमान 18% उत्तर प्रदेश का, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जो हराएगा उसको वोट करना है। 30 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश। कंफ्यूजन लोगों को नहीं, 100 बिहार में भी नहीं था। कैसे सीट मिल जाती है? वही कह रहे हैं ना, 30 सीटें, वहाँ 24 सीटें हैं बिहार में, और उत्तर प्रदेश में 30 सीटें हैं जहाँ 40% मुसलमान हैं। उन 30 सीटों पर जहां मुसलमान को लगेगा कि ओवैसी का आदमी जीत सकता है, वहां उसको लोग जिताएंगे। उनको पता है कि ओवैसी का आदमी जीत करके वैसे को वोट वहीं पड़ेगा जहां वो जीतने की स्थिति में होंगे, और उनको पता है कि जीत करके भी अगर एंटी बीजेपी सरकार बनेगी तो उसी के साथ जाएंगे, ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अपने लीडरशिप की तलाश कर रहे हैं मुसलमान, उसमें यूथ लीडरशिप की तलाश कर रहा है। उसको जो सेकुलर पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे जो धक्का लगा है, उससे वो अपना लीडर तलाश रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए अपने प्राइमरी गोल को डायलूट नहीं करेगा। प्राइमरी गोल है बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को अगर अखिलेश यादव हराएंगे तो उनका वोट उनके साथ जाएगा। एक सेक्शन जरूर जाएगा ओवैसी के साथ। नहीं, ऐसी जगह पर जहां उनका जीतने की स्थिति में होगा, इन 30 सीटों पर, जिन 30 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, इसीलिए ऐसा रिएक्शन आया। एक बात और इसमें ऐड कर दें, एक बात ओवैसी को जब असेस करें तो ये हमेशा माने कि ओल्ड हैदराबाद, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और बिहार के सीमांचल को छोड़ करके ओवैसी को देश के कहीं किसी हिस्से में मुसलमान ने वोट नहीं दिया। अरे अब एक फाइनल कमेंट, उत्तर प्रदेश की फिलहाल पॉलिटिकल सिनारियो कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, 1 साल ही है। मेरे ख्याल से इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो एक स्पाइक देते हैं टीवी स्टूडियो में। मुझे लगता है वोटर का जो मन है वो यही देखता है, जाति को जुड़ा हुआ है उसका, वो देखता है मेरा जीवन कैसे सुधरा है, मेरी सड़क, मेरा पानी, मेरी गैस, मेरा टॉयलेट, मेरा घर, मेरा लॉ एंड ऑर्डर, वो कैसे सुधरा है। अब वोटर 24/7 मीडिया के जमाने में यूट्यूब देख रहा है, सब देख रहा है, उसको वो जाति धर्म उसके साथ है, लेकिन वो देखेगा कि मेरा जीवन सुधरा है क्या पिछले 9 साल में, बनस्पत के उसके पिछले जो 5 साल के 10 साल के। प्रधानमंत्रियों के अलग अलग देशों के वो सर्वे एक एजेंसी है ना, करती है हर महीने, जिसमें नरेंद्र मोदी जी वो 70% से नीचे ही नहीं आगे 11 साल से। तो आज यूपी में हो जाए तो योगी जी का वही है जलवा, मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा। आप मानते हैं सर? एकदम 100% माना। दूसरी बात है कि मैं एक बात बताता हूँ कि मुस्लिम वोटरों का
एक सीमांचल की बात हुई, जो बिहार की बात हुई, और आप हैदराबाद की बात की। मैं कह रहा हूं कि बीएमसी में भी उनका देखिए आप बीएमसी महाराष्ट्र में है, तीन ही जगह, अब तीन ओल्ड हैदराबाद, महाराष्ट्र, लेकिन देखिए सीमांचल, बिहार में भी सीमांचल। अब एआईएमआईएम करता क्या है, वो ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करता है। मैं बार बार बोलता हूं कि मुस्लिम में पढ़ा लिखा उम्मीदवार नहीं, कट्टा कौन चला रहा है, कितने एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और उसका समाज में किस एकदम साफ की बात बोलता है, उन्हें तभी जाकर सिलेक्शन होता है और समाज में उसको लगता है कि ये मेरा रक्षक है, इसलिए वो वोट देते हैं। एक्सेप्टेंस तो बढ़ रही है ओबीसी जी की ना, 100% बढ़ रही है, तो यही बन रहा है ना, 100% ओबीसी जी नए नेता मुसलमानों के देश में अब उभर के आ रहे हैं और स्थापित करने में लगे हैं अपने आप को। समय इतना ही दे रहा है इजाजत, जैसे यूपी पर तो घंटों घंटों बात हम लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजीत जी, मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका, शांतनु जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आज थोड़ा यूपी समझने की कोशिश की हमने। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।